हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक सबसे बड़ा सवाल है स्किल डेवलपमेंट में। जो जो भी लोग काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को कॉल करते हैं वो पूछते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि सर फंडेड प्रोग्राम या नॉन फंडेड प्रोग्राम। और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, फंडिंग नॉन फंडिंग, किस तरीके का हमें सेंटर चलाना चाहिए, किस तरीके से हमें टेंडर लगाना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिस पर हम आपको छोटी छोटी टेंडर की जानकारी, जैसे कि कब टेंडर आया है, लास्ट डेट कब है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ध्यान में रखते हैं। अगर व्हाट्सएप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। वीडियो को अंत तक देखना है। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सब बताया कि दो तरीके के जो हैं प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पूरे स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, फंडेड या फिर नॉन फंडेड। हमें किस तरफ जाना चाहिए, कौन से प्रोग्राम हमें करना चाहिए, मैं आपको एक बार एक मोटा मोटा इसमें जो है पूरा प्रेजेंटेशन दे देता हूं कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कौन से फ़ायदेमंद नहीं है, किसके पास क्या चीज़ें हैं तो उसको किधर की साइड मूव करना चाहिए। तो एक एक करके हम पहले फंडेड के बारे में जानते हैं, फिर हम नॉन फंडेड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला मेरा, जितने भी लोग फंडेड प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं यानी गवर्नमेंट फंडेड जैसे PMKVY हो गया, PM दक्ष हो गया, हुनर से रोजगार हो गया, सीखो कमाओ हो गया, और भी बहुत सारे अनगिनत जो है प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सरकार आपको फंड देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है, अलग अलग मंत्रालय आपको फंड देते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप फंडेड प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उनका फोकस होता है आपके पास बहुत अच्छा सेंटर होना चाहिए। यानी आपको कम से कम 3000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के आसपास आपका सेंटर होना चाहिए। अगर छोटा सेंटर है तो छोटे सेंटर को गवर्नमेंट फंड नहीं देती है। टारगेट मिलने की संभावनाएं जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती है, और अगर मिल भी जाते हैं तो इंस्पेक्शन में ही वो छोटा सेंटर उलझ कर रह जाता है। ना तो वो अप्रूव हो पाता है और ना ही उसको टारगेट मिल पाते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा सेंटर है तो ही आप फंडेड सेंटर की तरफ मूव करें। दूसरा है, जो भी आपका सेंटर हो वो ओन्ड हो या फिर लीज पर लिया हुआ हो 8-10 साल की। ठीक है। दूसरा पैरामीटर मैंने क्या बताया, अगर आप फंडेड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो या तो आपका सेंटर खुद का हो या खुद की बिल्डिंग हो, या फिर आपने 8-10 साल पे सस्ते भाव में कहीं से लीज पर लिया हुआ हो, तो ये फंडेड प्रोजेक्ट्स आपके लिए फायदेमंद हैं। अगर आपके ने रेंट पर उठा लिया 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए, तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फायदेमंद नहीं हैं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट हमें जो होता है वो 11 महीने का कम से कम करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपके पास ओन्ड है, बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग है, या लीज जो है आपने ली हुई है, लीज पर 8-10 साल की लीज पर लिया हुआ है, तो ही आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज जो है आपको ये प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए। फंडेड प्रोजेक्ट्स में लैब का बहुत ज़्यादा जो रहता है वो इशू रहता है। अगर आप फंडेड प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं तो आपके पास फुल फ्लैज लैब होना चाहिए और उसके अंदर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक फंडेड प्रोग्राम्स जो आते हैं वो अपने आप में सरप्राइज इंस्पेक्शंस और रेगुलर विजिट के साथ आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल की सरप्राइज विजिट होती है और रेगुलर विजिट होती है। तो उस केस में आपको लैब पर ज़्यादा फोकस करना होता है। आपके पास अच्छी लैब होना चाहिए और अच्छी लैब के अंदर आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जितने भी नंबर में रिक्वायर्ड या डिमांड किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो यानी आपके पास अगर अच्छा सेंटर है और वो सेंटर खुद का है और उस सेंटर में भी आपके पास अच्छी लैब है तो आपको फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए।
इसके आगे अगर हम चलते हैं फंडेड प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम समझते हैं तो इसमें प्रॉपर जो भी फंडेड प्रोजेक्ट्स होती हैं उसमें आपका जो फोकस होता है वो बायोमेट्रिक पर होना चाहिए। यानी ये मैंने आपको समझा दिया, ये समझा दिया, ये लैब हो गया, अब है बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक से मतलब हम समझते हैं जो फंडेड प्रोजेक्ट्स आते हैं 98-90% जितने भी प्रोजेक्ट्स जो चलाती है गवर्नमेंट आजकल आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक मशीन से चलते हैं। अब आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक मशीन यानी हर बच्चे को आकर अपना अंगूठा लगाना है उसमें। अब बच्चा अंगूठा लगाएगा और 70% से ज़्यादा अगर अटेंडेंस लाएगा तो ही सरकार आपको पूरा पेमेंट देगी, अदरवाइज कुछ स्लैब्स होते हैं उसके हिसाब से आपकी पेमेंट में डिडक्शन होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर आप फंडेड प्रोजेक्ट्स चलाना चाह रहे हैं तो एक बॉटलनेक होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी जानी चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। आफ्टर ऑल हम चला किसके लिए है प्रोजेक्ट, ताकि हमें फाइनेंशियल बेनिफिट हो। फाइनेंशियल बेनिफिट तब होगा जब आपका बच्चा जो है पूरा आएगा। अटेंडेंस अच्छी रहेगी तो आपका बच्चा पूरा आएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए इधर जो है ये लिखा हुआ नॉन फंडेड हम हटा देते हैं, ताकि क्योंकि लिखा हुआ जो चीज़ है वो ज़्यादा जाएगी। फंडेड के बाद हम नॉन फंडेड जो है वो समझ लेंगे। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस कब अच्छी जाएगी उसको समझ लेते हैं हम। जब आपके पास सेंटर अच्छा होगा, ठीक है, लैब्स अच्छी होगी, ठीक है, और एक और पॉइंट क्या है, ट्रेनर। अगर आपके पास अच्छे ट्रेनर हैं, यानी आपको अच्छे ट्रेनर हायर करना पड़ेगा। अगर आप सस्ते ट्रेनर जो 10th या 12th पास है उनको हायर कर लेते हैं तो उनसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपको क्वालिटी लेवल के ट्रेनर जो हैं वो आपको हायर करने पड़ेंगे, तभी आपका जो ये सिस्टम है वो पूरी तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि जो बच्चा जो है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है फंडेड प्रोजेक्ट्स में। किसमें? फंडेड प्रोजेक्ट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है, ये स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल ज़्यादा रहे, तो हमें फोकस ट्रेनर पर करना पड़ेगा। आपके पास अच्छे ट्रेनर होना चाहिए, आपके पास अच्छी लैब होना चाहिए, और आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके पास जो फर्नीचर है बैठने का वो अच्छा होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अच्छा होना चाहिए, ट्रेनर आपके पास अच्छा होना चाहिए, और इसके बाद आपको जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छे आ रहे हैं लेकिन कई बार स्टाफ उनको मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। टेक्निकल स्टाफ जो है या फिर मैनेजमेंट स्टाफ है उनकी अटेंडेंस टाइम पे प्रॉपर लगवा ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर भी हमारी दिक्कतें जो है वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो सेंटर है वो स्मार्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई है, पुराने वीडियोस में भी आपने ये टर्म सुनी होगी स्मार्ट सेंटर की। स्मार्ट सेंटर एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट आपके सेंटर को अपने पैरामीटर्स पर जो है जज करती है कि वेदर आप उनके पैरामीटर्स पर एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्रूव्ड हो जाते हैं, एलिजिबल नहीं है तो नहीं होते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए फिट नहीं हैं। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रूवल में भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं एक्रेडिटेशन के लिए, एफिलिएशन के लिए, सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर हम देखा जाए ये सारी चीज़ें भी अगर आपके पास हैं तो मैं कुछ आपको अच्छी और बुरी चीज़ें जो है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है टारगेट। ठीक है, कि अगर ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास तो फिर लास्ट स्टेप आ जाती है टारगेट की। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद की बिल्डिंग है, लैब भी अच्छी है, बायोमेट्रिक भी प्रॉपर लगा रहे हैं आपके पास, स्टूडेंट भी आप मोबिलाइज अच्छे कर लेते हैं, अगर आप मोबिलाइजेशन भी अच्छा कर लेते हैं बच्चों का, इसके बाद आपके पास मैनेजमेंट स्टाफ भी अच्छा है, स्मार्ट भी आप पैसा खर्चा करके करवा लेते हैं, तो लास्ट जो टॉपिक बचता है हमारे पास क्या, वो टारगेट। अब बात यहाँ पर आती है कि आपको एक बार जो है वो टारगेट इसमें मिल जाता है, कैसे भी करके इसमें एक बार टारगेट मिल जाता है, तो हम जो सारी कैलकुलेशन करते हैं वो हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो 3 महीने 6 महीने ऐसी कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब हम टेंडर लगाते हैं
तब हमारी कैलकुलेशन जो बेस्ड होती है वो होती है कि 3 महीने में हम इतना टारगेट अचीव कर लेंगे, फिर दोबारा टारगेट ले लेंगे गवर्नमेंट से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फंडेड स्कीम्स में ज़्यादातर बैक टू बैक टारगेट नहीं मिलते हैं, ये ईयरली टारगेट इसमें मिल सकते हैं, या 1 साल में या 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्कीम आपको बार बार टारगेट दे। हर साल नया टेंडर लगता है और उसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने 1 साल ये सारी चीज़ें कर ली तो आपको दूसरे साल जो है वो टारगेट जो है वो नहीं मिलता है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है, जब दोबारा टारगेट नहीं मिलता है तो हमें रोटेशन घुमाने में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी अगर हम फंडेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिले होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलते नहीं हैं, अगर आपने अच्छा काम किया है, प्रॉपर अटेंडेंस है, सरप्राइज विजिट आप निकाल चुके हैं, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो डिले होते हैं। एडवांस जो आता है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन बाद का जो 70% होता है उसमें आपको डिले का सामना पड़ सकता है, जिससे अगली रोटेशन घुमाने में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। बहरहाल अगर आपको फंडेड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है तो आपको अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनानी पड़ेगी और अच्छे से जितने भी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं या टेंडर हैं उनको आपको वॉच कर कर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स को भरना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तभी आप इन प्रोजेक्ट्स को ले पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें जिसमें मैंने आपको बताया कि एक फंडेड प्रोजेक्ट जो होता है वो किस तरीके से चलता है। नेक्स्ट जो है हम दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन फंडेड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। नॉन फंडेड प्रोजेक्ट्स यानी कि पेड प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट जो है वो पेड प्रोजेक्ट्स भी चलाती है, जिसमें सेम गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उसमें आपको गवर्नमेंट जो है वो फंड नहीं देती है। इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, जैसे मैंने उसमें बात की है, लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए जिसमें 3 से 4,000 5,000 वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा इसमें जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वो नहीं रिक्वायर्ड होती है, आपको इसमें बायोमेट्रिक नहीं चाहिए होती है इसमें, ठीक है। मैनुअल अटेंडेंस से भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं होती, जबकि फंडेड प्रोजेक्ट्स में सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी आजकल आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा हम इजीली जो फाइनेंशियल साइकिल होते हैं वो घुमा सकते हैं, यानी मंथली जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट हमें स्टूडेंट से मिल रहे हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है। यानी इसमें हमें जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो भी हमें मिल रहे हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अच्छे से हमें मिल जाता है। मंथली साइकिल या मंथली रोटेशन घुमाने के लिए इसमें हमें जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रेनर्स इसमें भी हमें अच्छे हायर करने पड़ते हैं। अगर ट्रेनर्स अच्छे हायर नहीं करेंगे आप, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो बैक टू बैक नहीं आएंगे। नॉन फंडेड प्रोजेक्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप हमारे जैसे बहुत सारे टीपी हैं, यानी कि हम जो टीपी हैं, आप हमारे जैसे कई टीपी से डायरेक्टली ये ले सकते हैं और डायरेक्टली एज ए टीपी के अंडर अपना टीसी क्रिएट कर कर, ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करके इसमें मिलकर एज ए इंफ्रा पार्टनर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अटेंडेंस की जो वो इसके अंदर अटेंडेंस का जो ब्रैकेट होता है वो नहीं होता है। आप अपने लेवल पर इसको अटेंडेंस मैन्युअली भी लगा सकते हैं। ये वाली ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना है या ऑफलाइन ट्रेनिंग कराना है। जबकि फंडेड में सारी ट्रेनिंग जो होती है वो ऑफलाइन ही होती है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन करवा कर भी बच्चे को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। फंडेड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एक स्पेसिफिक जॉब रोल मिलती है जिसमें आपके पास लैब हो, लेकिन नॉन फंडेड प्रोजेक्ट्स पेड प्रोग्राम में आपके पास 100+ कोर्सेज होते हैं जो आप चला सकते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहां हमने आपको बताया कि नॉन फंडेड अगर आप जाते हैं तो
ये चीज़ें में आपको फ़ायदा होता है। डायरेक्टली आप स्टूडेंट से अगर पैसा लेते हैं और उसको सर्टिफिकेट देते हैं तो वो फाइनेंशियल मॉडल कम, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और जो लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए मैं कहूँगा कि नॉन फंडेड वाला जो मॉडल है वो ज़्यादा सही है। ऐसे लोग जिनके पास जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है और जो फाइनेंशियली ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा सही होते हैं। जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिनके पास स्कूल्स हैं, बड़े कॉलेजेस हैं या इनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो डायरेक्टली फंडेड प्रोजेक्ट्स अगर करते हैं तो उनको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन अगर छोटे ट्रेनिंग सेंटर हैं 1000-2000 स्क्वायर फीट और अगर आपके पास रेंट पे भी है, तो उनको आपको नॉन फंडेड की तरफ आप लोगों को मूव कर जाना चाहिए। तो ये था सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हमें सिर्फ फंडेड करना चाहिए कि नॉन फंडेड करना चाहिए। तो दोनों ही डिफरेंसेस मैंने आपको समझाने की इसमें बहुत कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो डिफरेंसेस हैं फंडेड और नॉन फंडेड प्रोजेक्ट्स में, वो आपको समझ आ गए होंगे। फंडेड में गवर्नमेंट से फंड आता है और नॉन फंडेड में हमें डायरेक्टली स्टूडेंट से फंड लेना रहता है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस है दोनों में। बाकी बड़े बड़े मोटे मोटे डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, जानकारी बढ़ी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर वीडियो बनाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाए बिना आप नहीं जाएं। साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो टेंडर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको आने वाले हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिसके द्वारा आप कोई सा भी बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा टेंडर लगाने से नहीं चूकें। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।